हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास से हमारी ज्योग्राफी चल रही है और हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है हमारी इसको देख रहे हैं और इसका अंतिम चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। एक लेक्चर हमारा हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इन लेक्चर को आगे करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आप इसको देख सकते हैं, आप इससे बात कर सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और किस प्रकार है, क्या कुछ इसकी स्थिति है। इनको हम लोग आपका अच्छे से देख लें। क्लियर है। अब देखिए इतना हम लोग कर चुके हैं और इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है इसको हम लोग देखेंगे तो चीजें थोड़ी सरल और अच्छी रहेंगी। इनको गौर करके एक बार देख लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, राष्ट्रीय संसाधनों में विविधता, भौतिक संरचनाएं जिसमें जैसे भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा लवणता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन आसान से विपरीत है। भौगोलिक संरचना खनिज संरचना के आधार को निर्धारित करती है। धरातलीय विभिन्नताएं फसल और पशुओं की विविधता को सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वतों पर्यटकों को आकर्षित करती है और पर्यटन को बढ़ावा देती है। अगर आप राष्ट्रीय संसाधन की विभिन्नता में जाएंगे, अगर आप भौतिक संरचना, भूविज्ञान, उच्चावाच, मृदा, जलवायु, इन सारे स्रोत, इन सारे संसाधनों को अगर आप खोजोगे, करोगे, पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगी और आप उसको देख सकते। क्लियर है। क्या उनका बढ़ावा देंगे, कैसे क्या चीजें हैं, इन सब पर हम लोग एक एक करके अच्छे से बात कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे पहले ही बात की, भौतिक संरचना खनिज संसाधनों के आधार पर फसल और इनकी सुनिश्चितता करना, और आप देखते हैं कि जो भी पर्वत है, पर्यटक है, उनको बढ़ावा देने का जो है आपका मौका है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है और उपलब्ध है और औद्योगिक विकास के आधार पर है। जलवायु को किसी भी क्षेत्र में जीवित रखने वाले पादप और वन्य जीव प्रकार को प्रभावित करती है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद को, विविधताओं को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन में ठंडे क्षेत्र हैं। केला, रबड़, कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ही उगाए जाते हैं। कह रहे केला हो गया, रबड़ हो गया, ये सब कैसे हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से ये सारी चीजों को उगाया जाता है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि भाई जो आपका भौगोलिक संरचना है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की खनिज है, ये भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है बाकी चीजों को लेकर। क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा देख लिया। आगे बढ़े। जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उनकी विभिन्नता के वितरण के कारण उन वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या संस्कृति कारक विशिष्ट संस्कृति कलाओं में हस्तशिल्प कला के आपके विकसित किए गए, जहां विश्व भर में सहारा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित अंतिम कोटि का पॉसमोलिन यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन तथा ब्रोकेड किस्म की जरीदार बुटेलिन कपड़ा ईरान की प्रसिद्ध कालीन, जबकि अफ्रीका का चमड़े का काम, इंडोनेशिया की बटीक, छींट वाला वस्त्र, हस्तशिल्प, यहाँ तक ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। क्लियर है। क्लियर है। तो सांस्कृतिक है और जनसंख्या का आकार में देखिए
सघन बसने वाला देश आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाणित होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवित स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पाद की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के संसाधन केवल कुछ ही लोगों की महंगी आयातित वस्तु को खरीद पाने के लिए सामर्थ्य होते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर हर कोई जो व्यक्ति महंगी चीजों को नहीं खरीद सकता। क्लियर है? कुछ लोग ही ऐसे हैं जो महंगी चीजों को आयातित करवा सकते हैं, मंगा सकते हैं या उनका यूज कर सकते हैं। हर कोई उनको प्रयोग में नहीं ला सकता इतनी महंगी वस्तु। क्लियर है? ये हमको देख ठीक। आर्थिक विकास की प्रावस्था। देश के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं व्यापार में है और लक्षित हैं। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं कृषि उत्पाद का महत्वपूर्ण किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और विनिर्मित उत्पाद का निर्यात करते हैं। खाद्यान्न तथा कच्चे माल को आयातित करते हैं। विदेशी विनिवेश सीमा। विदेशी विनिवेश विकासशील देश में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, जिनके पास खनन, प्रावेदन, तेल खनन, भारी नियंत्रित काठ कबाड़ा, कृषि बागवानी, विकास के आवश्यक पूंजी का अभाव। विकासशील देशों में पूंजी प्रधान उद्योग विकास द्वारा खाद्य पदार्थ आयातित सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित इन सब चीजों को हम इसमें देखते हैं। क्लियर है? तो ये सारी सुनिश्चितता हमको देखनी चाहिए कि आर्थिक जो विकास का प्रावस्था क्या है, विदेशी निवेश की सीमाएं क्या है, किस किस प्रकार से इनको सुनिश्चित किया जाता है, किस किस प्रकार से इनको देखा जाता है, क्या ये सारी चीजें हैं और इनको हम किस प्रकार से देखें। क्लियर है? ये आपको देखना जरूरी। देखिए एक बार, चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, ये संपूर्ण चक्र देश के बीच में व्यापार के परिमाण में आते हैं। कैसे होते हैं ये संपूर्ण चीज? व्यापार के जो परिमाण है उसके बीच में आते हैं। परिवहन सबसे पुराने समय परिवहन के लिए पर्याप्त सुमेचित संसाधनों का अभाव था। कह रहे अगर हम पुराने समय की बात करें तब स्थानीय क्षेत्रों में परिवहन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर बड़ी समस्या होती थी, बड़ी चीजें थी। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे रत्न, रेशम, मसाले का लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री परिवहन, विस्तार, प्रशीतलन, परीक्षण का बेहतर संसाधनों के साथ व्यापार में स्थानीय विस्तार का अनुभव, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। अब है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के लिए अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार का निर्यात की गई वस्तुओं और सेवा की मात्रा का परिमाण का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश में निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलित, ऋणात्मक और प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। देश की एक आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं संतुलन भुगतान की गंभीरता निहित होती है। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश के विक्रय पर उसके अधिकांश व्यय करता है, अपने संसाधनों के विक्रय से ही अर्जित करते हैं और अंतिम रूप से ही वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं? ये सारी चीजें अभिप्रेरित करते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसे कुछ ये सारी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक मतलब दो देशों के एक दूसरे के साथ व्यापार। तो कैसा है? दो देशों के क्या है?
एक दूसरे के साथ व्यापार, आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने पर वे सहमत करते हैं कि कुछ बच्चों के व्यापार के लिए उन्हें समझौतों के साथ साथ उन पर सहमत हो सकते हैं। देश ख में कुछ निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा तथा स्थायी, इन सबके विपरीत भी ये चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें स्टेबिलिटी हो, कुछ आपका विपरीत डिफरेंसेस हो, ये सारी चीजों को हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हो सकता है या अलग अलग है। अगला है बहुपार्श्विक। क्लियर है? बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होगा कि बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब है व्यापार देशों के साथ, यानी कि एक देश से अधिक बहुत सारे देशों के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, हम कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। क्लियर है? तो द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच आदान प्रदान। मान लीजिए भारत और कनाडा या भारत और रूस के बीच व्यापार है, तो एक तरफ से भारत कर रहा, दूसरी तरफ से वो कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका बहुउद्देश्य व्यापार, बहुत सारी चीजों को लेकर व्यापार होता है। यह क्या है? बहुपार्श्विक, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ व्यापार, अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है और देश के व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति प्रदान की जाती है। जो अच्छा व्यापार करता है उसको क्या बोलते हैं? MFN, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो व्यापार में अच्छा काम करता है उनको हम क्या कहते हैं? MFN। क्लियर है? मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में को जाना जाता है। क्वेश्चन बन जाए मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुक्त व्यापार की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई मुक्त व्यापार की क्या स्थिति है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए कार्य जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। FTA जिसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। मुक्त व्यापार को हम देखते हैं कि भाई आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, क्या कार्य? व्यापारिक अवरोध जैसे सीमा शुल्क को घटा दिया गया है। घरेलू उत्पाद सेवा के प्रति इनके लिए व्यापार उदासीन सभी संस्थाओं में और सेवाओं में इनकी अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? इनकी जो अनुमति है वो आपका प्रदान करता है। बेसिकली FTA क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इन सबको देखने का काम। एक होती है एंटी डंपिंग। Where to study anti-dumping due to on त्रिपम। अब एंटी डंपिंग भी एक अपने यहाँ बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ नहीं लेकिन विश्व के लोग उस एंटी डंपिंग करते हैं। भूमंडलीय करण यानी कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कह रहे ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन और तथा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर उनका प्रतिकूल यानी कि निगेटिव इंपैक्ट होते हैं। उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन और संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं और सेवाएं पहले से ही अपेक्षाकृत तीव्र और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं और मुक्त व्यापार को केवल बताती हैं। कैसे करती हैं उनको? मुक्त व्यापार को केवल बताती हैं। संपन्न राष्ट्र के द्वारा ही बाजारों की ओर से नहीं ले जा सकता, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजार को विकसित उत्पाद को संरक्षित करें। क्या कोशिश है कि जो उनको विकसित उत्पाद हैं वो उनको ही रिजर्व करें। ठीक है, देशों में डंप की गई विभिन्न वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ ही इस प्रकार की सस्ते मूल्यों की डंप की जाती है और वस्तु को घरेलू उत्पाद में नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे हो रहा है? जो घरेलू चीजें हैं वो उनको डंप कर सकती हैं, वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।
ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। विश्व व्यापार संगठन को हम लोग देख रहे हैं। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु देश के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ यानी कि गेट क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया जाता है। 1914 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पादित व्यापार को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन किया जाए और स्थायी निर्णय ही आपका निश्चित किया जाए। जानकारी 1995 से की गई गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में विस्थापित की गई। तो इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां राष्ट्रों के वैश्विक नियम का व्यवहार करते हैं और विश्वव्यापी व्यवहार तंत्र के नियमों को नियत करते हैं और इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार का निपटान करता है। और विश्व व्यापार संगठन दूसरे संचार, बैंकिंग जैसी सुविधाओं को इनके अंतर्गत हम लोग देखते हैं और इनके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। हो गया। तो ये आपने गेट के बारे में पढ़ा। पहले जो WTO था जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, WTO, ये पहले क्या था? गेट। कल भी पढ़े थे। गेट का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई आने जाने वाला गेट नहीं। ये गेट था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस गेट की हम लोग बात करें। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।